crystal field theory in octahedral complexes. Octahedral complex means ये आपका coordination sphere है, this is known coordination sphere, and in this central metal atom directly attached with 6 number of ligands, ML6. Here L are ligands, and ligands are donor atom which can donate electron pair to backend d RF orbital or central metal atom. Central metal atom में कौन आपका हो सकता है? D ब्लॉक के एलिमेंट हो या A ब्लॉक के एलिमेंट हो. यदि D ब्लॉक के एलिमेंट है तो ट्रांजिशन क्या होगा? DD ट्रांजिशन, और यदि F ब्लॉक के एलिमेंट होगा तो ट्रांजिशन SF ट्रांजिशन. D ऑर्बिटल की कैटेगरी में प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. D ऑर्बिटल 5 पार्ट 5 पार्ट में डिवाइड 1 2 3 4 एंड 5. दैट इज नोन dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. These are the 5 d orbitals: dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. और इनके शेप के बारे में हम लोग देखेंगे. dxy मींस जो लोब्स होंगे x और y के बीच में, x है y के बीच, x और y के बीच मींस if this axis is x dash, y and y dash, their lobes are situated between the x and y axis, so this is called dxy. In the same pattern, their lobes are directly linked between y-axis and z-axis. Y-axis and z-axis. So these d are known as dyz. Similarly, it is z and x. Z-axis and x-axis means z dash, x and x dash. इनके बीच में जो लोब सिचुएटेड हो इसको हम कहते हैं dzx. लेकिन जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है इसका जो लोब होता है वो कहाँ along the एक्सिस के ऊपर ही अपना पोजीशन लगा के बैठे, रास्ते पर ही बैठे मींस a d orbital x and this is your y means x dash y and y dash. इस d ऑर्बिटल को हम कहेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. और सबसे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हो, जो देखने में सबसे अलग हो, यूनिक हो, और देख रहे हो शनि भगवान के छल्ले की तरह इसमें दिख रहा है, जिसको कहते हैं रिंग, इसको हम कहते हैं dz स्क्वायर. सोशल से कॉलर मींस z and z. So these are the 5 d orbitals, that is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. ये पाथ है, ये d ऑर्बिटल के पाथ है, और इन्हीं पाथ में एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है डोनेटेड बाय लिगेंड्स. जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम के बैकेंड d ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं पाथ से होकर जाते हैं और एक 5 तरह के d ऑर्बिटल के रास्ते प्रोवाइड कराते हैं. एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग होती है, तो एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग में जहां पे एक्सिस आपका वैकेंट होगा, खाली होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन आपका इजीली पहुंचेगा, और जहां पे एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग होगी वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं पहुंचेगी. मींस यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग हो तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंचेगा, क्योंकि जो लोब्स है वो बिटवीन द एक्सिस है, किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं, किसी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है,
एक्सिस आपका खाली है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग आपके डी ऑर्बिटल में इजीली होगी। यहाँ भी एक्सिस आपका खाली है, सिमिलरली डी वाई जेड में भी है, वाई एक्सिस आपकी खाली है, जेड भी आपका खाली है, डी जेड एक्स में भी जेड एक्सिस आपका खाली है और एक्स एक्सिस भी आपका खाली है। बट हियर इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देयर लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, डी ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वहां क्या हिंडर्ड होगा, या तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन जाएगा। और सेम मैनर में dz स्क्वायर में भी एक कंडीशन होगा और इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग डोनेटेड बाय लिगेंड्स यहाँ पे हिंड्रेंस का सामना कर रहा है, इसलिए इन दो पाथ से इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग करना कठिन काम है और इन तीन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग इजीली काम है। उस केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मींस सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली अटैच टू द 6 टाइप ऑफ लिगेंड्स, 6 लिगेंड। वो 6 लिगेंड्स यदि आपके मोनोडेंटेड होने चाहिए, मोनोडेंटेड मींस जिसमें एक डोनर एटम हो, 6 लोग लगे हों, उसको कहते हैं मोनोडेंटेड। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो आपको 3 लिगेंड होने चाहिए। टेट्राडेंटेड लिगेंड है तो आपके एक टेट्रा 2 मोनो हो सकता है, या एक टेट्रा एक अपर डाई होना चाहिए। अगर EDTA आपने यूज किया है, EDTA मींस डायरेक्टली हेक्साडेंटेड लिगेंड यूज किया है, उस केस में मेटल से एक ही लिगेंड आप अटैच करेंगे, EDTA 4 नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार-बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइए। EDTA 4 नेगेटिव एंड EDTA 3 नेगेटिव, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, बच्चे सोचते हैं कि ये गलत लिख दिया पेपर में, जबकि गलत नहीं। EDTA 4 नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव मींस एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट एंड टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस 4 इसलिए 4 नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फुल फॉर्म आपका चेंज हो गया है, एथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट, ethylene diamine triacetate, and here ethylene diamine tetraacetate. तो ethylene डाइम इज 2, टेट्रा मींस 4, मींस टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2 + 4 6, इसलिए हेक्साडेंटेड लिगेंड EDTA 4 नेगेटिव या हेक्साडेंटेड लिगेंड। But in case of EDTA 3 negative, ethylene diamine, means 2 नाइट्रोजन एटम, ट्राइएसीटेट मींस 3 ऑक्सीजन और टोटल आपके डोनर एटम हो गए 5। तो EDTA 3 नेगेटिव पेंटाडेंटेड लिगेंड है और EDTA 4 नेगेटिव हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसको आप अच्छी तरह से हाथ जान लीजिए, नहीं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो जाने वाली है। नेगेटिव चार्ज का ध्यान रखिए, यदि 4 है तो टेट्रा और 3 है तो ट्राई, क्योंकि दोनों T से स्टार्ट होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हाईली होने की संभावना ज्यादा है। T फॉर टेट्रा, T फॉर ट्राई। तो आप नेगेटिव चार्ज से ही उसको डिफाइन करेंगे कि कब हम टेट्रा यूज करें और कब हम ट्राई यूज करें। यदि आप 4 नेगेटिव है तो टेट्रा यूज करेंगे और 3 नेगेटिव चार्ज है तो ट्राई। डोनर एटम कौन सा है? एथिलीन डायमीन मींस 2 नाइट्रोजन एटम है। लेकिन सर बार-बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम का फोर्स इक्वल क्या का टोटल हेक्साडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन मींस आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लोग अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का लोग स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग मींस जिसमें डोनर एटम आपका 6, डोनर एटम 6 हो मींस डेंसिटी 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी मींस
coordination number donated by electron directly link the central metal atom. Primary valency according to Barnard's are ionizable and shows the oxidation state of the central metal atom, and secondary valency shows the coordination number of the central metal atom, मीन्स कितने एटम से डायरेक्टली आपका सेंट्रल मेटल एटम लिंक है। तो यहाँ पे टोटल आपके लिगेंड्स कितने हैं 6। तो आफ्टर हेटेरोजेनस स्प्लिटिंग में आपने डी ऑर्बिटल का पैटर्न देखा कि तीन तरफ से रास्ते जो है इजीली मिल रहा है, और इन तीन dxy dyz dzx इन रास्तों से इलेक्ट्रॉन के इनकमिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेकिन जो dx² - y² और dz² यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के इनकमिंग में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होने के कारण ये आपके 5 डिजेनरेट जो d ऑर्बिटल है, डिजेनरेट मींस हैविंग सेम एनर्जी लेवल, डिजेनरेट मींस हैविंग सेम एनर्जी लेवल। और यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल्स है dxy dyz एंड dzx इनकी जो एनर्जी होंगे बिलो हो जाएंगे, और dx² - y² और dz² इनका एनर्जी लेवल हायर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होगा। जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसको पिक्चर का डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे। फाइव डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, that is dxy dyz dzx dx² - y² and dz²। 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये आपका एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल मींस एनर्जी बड़ा। इस केस में आपका डी ऑर्बिटल जब कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा हायर हो जाएगा। हायर होने का मतलब दिखा जाएगा एनर्जी लेवल आपका इस स्टेट में आएगा 1 2 3 4। जैसे आप लोगों ने देखा है नॉर्मल स्टेट घर में होती है और एक एक्साइटेड स्टेट। अब तिथियों का अचानक आगमन हो जाता है तो पूरा परिवार एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। सेंट्रल मेटल आपका जब फ्री स्टेट में है तो इस स्टेट में रेस्ट अवस्था में, और उसके पास जब तिथियों में लिगेंड्स की संख्या कनेक्ट होती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उस केस में ग्राउंड से कहां जाया जाता है एक्साइटेड स्टेट। dxy dyz dzx dx² - y² and dz²। और इस एनर्जी लेवल को इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल मान के हम लोग बेरी सेंटर बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं बेरी सेंटर। और ये लाइन आते सीधे जिसको हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। ये बेरी सेंटर दिखाता है कि 5 भाइयों के बंटवारे में इनका सेम हिस्सा इसी लेवल पे होना चाहिए, इसी लेवल पे ही इनका एनर्जी लेवल होना चाहिए। अगर इससे ऊपर कोई जाता है या इससे ऊपर कोई नीचे कोई आता है तो दिक्कत हो गई है। तो दिक्कत तो परिवार में पहले से ही है, क्योंकि 3 लोग रास्ता दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इनकमिंग के लिए और 2 लोग विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बंटवारा जब भी होगा तो 3 लोग एक साथ जाएंगे और 2 लोग एक साथ जाएंगे। तो ये तो मान के चला जाए कि पांचों की एनर्जी लेवल क्या है, इक्विवेलेंट है। ये तो सब लोग जानते हैं, बाहरी लोग जानते हैं। लेकिन इंटरनल कंपनसेशन क्या है, इंटरनल मैटर क्या है, वो तो डी ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल समझ रहा है। उस केस में क्या होगा, ये डी ऑर्बिटल आपका 2 पार्ट में टूट जाएगा, और एक का एनर्जी लेवल हायर और दूसरे का एनर्जी लेवल लोअर। और यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल कहाँ होगा, जितना ज्यादा जो विरोध करेगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही हायर होगा। मींस यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल dx² - y² एंड dz², इनका एनर्जी लेवल हायर होगा, और 3 डी ऑर्बिटल जो आते हैं 1 2 3, दैट इज dxy dyz एंड dzx।
इनके एनर्जी लेवल क्या होंगे, लोअर। बेरी सेंटर में इन्हीं के रेफरेंस से हमको पढ़ना है, और रेफरेंस से दोनों लोग डिवाइड किए गए हैं, एक का एनर्जी लेवल हायर हुआ है, दूसरे का एनर्जी लेवल लोअर। और इसमें जो गैप, इस गैप को हम कहते हैं डेलो, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, वो फिर ओवर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे बेरी सेंटर जो है जर्मन वर्ड है, इंडियन में हम लोग क्या कहते हैं जिसके एक समान एनर्जी लेवल हो, इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल को हम कहते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एनर्जी गेन किया और इन्होंने एनर्जी लूज किया। प्रकृति का नियम है, कोई एनर्जी गेन करता है, कोई एनर्जी लूज करता है। तो 5 डिजनरेट जो डी ऑर्बिटल होना चाहिए, 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल, फाइव डिजनरेट डी ऑर्बिटल। अब देखिए इन्होंने एनर्जी गेन किया और इन्होंने एनर्जी लूज किया, तो टोटल की हिस्सेदारी 5 लोगों की हिस्सेदारी को यदि मैं 1 मानता हूं तो एक को कितना मिलेगा 20%, दो लोगों को मिला के 40, तीन को 60, फिर 80, फिर 100, 100 ये होगा। अगर मैं एक पे बंटवारा करता हूं, एक पे बंटवारा करता हूं, ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। यदि मैं एक पे बंटवारा करता हूं, संपत्ति को एक मानता हूं, तो बंटवारा इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, डेलो में आएगा। आपका जो यूनिट होगा डेलो में। और एक ऑर्बिटल में यदि हम इलेक्ट्रॉन को फुल कर दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 8 एंड 10, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन के यदि हम बंटवारा करके करते हैं, टोटल कैपेसिटी को फुल लेके चलते हैं, तो उस केस में हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, dq। क्या यूज होगा, dq। ये dq यूनिट यूज करते हैं, तो dq यूज करने का मतलब 10 पे बंटवारा हो रहा है। यदि हम dq यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बंटवारा 10 पे हो रहा है, और डेलो कर रहे हैं तो बंटवारा 1 पे हो रहा है। बात वही, संपत्ति तो वही है, चाहे 1 नंबर में आधा नंबर पाए तभी 50% है, चाहे 100 में 50 पाए तभी 50% है, चाहे 10 में 5 पाए तभी 50% है। केवल तरीका अलग है, यूनिट अलग है। जैसे फोर्स की यूनिट कहीं डाइन है, कहीं न्यूटन है, सबसे अलग अलग है। तो ये 2 यूनिट में न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जान करें। यहाँ जो डेलो गैप आया, डेलो जो गैप आया, इन्होंने बेरी सेंटर के ऊपर गए में एनर्जी गेन की है, बेरी सेंटर के नीचे आना मतलब एनर्जी लूज की है, और ये एनर्जी इतना ही गेन करेंगे जितना इन्होंने लूज किया है। मतलब ये आपको, और इस ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं ईजी, इसको हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल, ईजी ऑर्बिटल। और ईजी ऑर्बिटल में हम लोग इंडियन वर्ड में क्या कहते हैं, डबली डिजनरेट डी ऑर्बिटल, डबली डिजनरेट डी ऑर्बिटल। ये ईजी क्या है, सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का मतलब जी मतलब जीरेड, और जीरेड मतलब सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिमेट्री मिल ले तो जी वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज जी नहीं है। ये जो जी यूज कर रहे हैं ये जीरेड है, जीरेड मींस सिमेट्री, मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और नीचे वाले पार्ट को 3 लोग हैं, जिसको हम कहते हैं T2G, T2G। ये ट्रिपली डिजनरेट डी ऑर्बिटल है और एक डबली डिजनरेट डी ऑर्बिटल है। ट्रिपली में 3 लोगों का एनर्जी लेवल सेम है, डबली में 2 लोगों का एनर्जी लेवल सेम। अब देखिए जो बंटवारा होगा 5 भाइयों का, 5 भाइयों का बंटवारा हो रहा है, 2 भाई मालामाल हो गए, 3 भाई एनर्जी लूज करके चले गए। तो ये तो कहेंगे हमने एनर्जी लूज किया समाज में, और ये कहेंगे एनर्जी गेन की। और इनसे जब पूछा जाएगा आप इतना खुश क्यों है, तो ये बताएंगे कि हमको ज्यादा संपत्ति मिल गई है, क्योंकि 3 भाइयों ने जो खोया है वो हमने पाया। क्योंकि ये जितना लूज करेंगे उतना ही गेन करेंगे, ये इतना ही गेन करेंगे जितना ये लूज करेंगे। ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब T2G डिपेंड करता है EG पे, और EG डिपेंड करता है T2G। दूसरी चीज अटल कर ले, EG ऑर्बिटल ने एनर्जी को गेन किया, EG ने एनर्जी को गेन किया, इसलिए इसके सिंबल को हम किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव। जो एनर्जी गेन होता है उसको हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। T2G ने एनर्जी को लूज किया, इसलिए इसको हम माइनस सिंबल से दिखाते हैं। कितना इसको एनर्जी गेन किया, मींस 0.2 मींस प्लस 0.6
डेल्टा आपका और इसकी जो एनर्जी होगी माइनस 0.2 0.2 0.4 डेल्टा आपका हेड्रल, डेल्टा आपका हेड्रल। अब हम लोग को न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, इसमें पूछा जाता है CFST जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन CFST इंपॉर्टेंट। यदि आपको पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा होगा तो न्यूमेरिकल के आप महारत हासिल हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल आपसे कहीं से पूछे आप उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्प्लिटिंग नहीं पैटर्न समझा तो न्यूमेरिकल आप खराब हो जाएगा। बार-बार आगा कर रहे हैं, अटेंशन प्लीज। CFST क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं फार्मूला, क्या फार्मूला, बस इनको करो, क्या लिखोगे -0.4 डालो, -0.4 डालो प्लस 0.6 डालो, 0.6 डालो। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपका हेड्रल की स्प्लिटिंग पैटर्न का फार्मूला है। फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा गया। -0.4 डालो प्लस 0.6 डालो, ये आपका हेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला। तो डेलो मींस 1 पे डिवीजन हुआ है। अगर यही फार्मूला आपको 10 पे पूछे, DQ में पूछे, तो फार्मूला में आप क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं R CFST इक्वल टू 4DQ प्लस माइनस 4DQ प्लस 6DQ। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। यदि आपको स्प्लिटिंग 10 में देखना है तो DQ यूज करेंगे, 1 पे देखना है तो डेलो यूज करेंगे। तो जो स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है पेरी सेंटर के एबव और पेरी सेंटर के बिलो में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आपके फार्मूले पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अभी हम लोग लिगेंड की कैपेसिटी देखेंगे। लिगेंड के कैपेसिटी के बाद स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग इन PBB ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मींस हैविंग 4 एलिमेंट डायरेक्टली लिंक्ड द सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे जितनी भी दुनिया में आप कलर का फॉर्मेशन देखते हैं, जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कलर का कारण क्या है, DD ट्रांजिशन। अब DD ट्रांजिशन क्या है, लोअर एनर्जी लेवल से आफ्टर एब्जॉर्बिंग रेडिएशन फोटॉन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम T2G to EG and after losing energy electrons comes from EG to T2G means emission and absorption, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल रहा है मींस एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जा रहा है। एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, और इन दोनों पैटर्न के थ्रू कलर का फॉर्मेशन होता है। तो कलर का फॉर्मेशन कहां पर नहीं होगा, इंपॉर्टेंट, कलर का फॉर्मेशन कहां पर नहीं होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन 100% क्वेश्चन इसे आना आता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, कलर का फॉर्मेशन कौन नहीं करेगा, जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, वैकेंट हो, जब डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, कितनों फोटॉन डाले, कितनों गर्म करे, सनलाइट डाले, हीट डाले, कुछ भी डालिए, जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो जंपिंग कहां से होगी, और जंपिंग नहीं होगी तो न तो एमिशन मिलेगा न तो एब्जॉर्प्शन मिलेगा, तो किसी भी प्रकार का कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका कलरलेस हो जाएगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। दूसरी चीज
कलर का फॉर्मेशन फुल इलेक्ट्रॉन होने पर भी नहीं होगा। फुल इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पे। इस केस में यदि D10 है, D10 इसको हम क्या कहते हैं, D10। D10 के केस में भी किसी प्रकार का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो कहीं इसको शरण मिलनी चाहिए। शरण के लिए जगह चाहिए, कोई जगह नहीं है। कहाँ पे? इजी में। क्यों? वो ऑलरेडी से पहले से ही पूरा भरे दिए। तो ऐसी कंडीशन क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करे और कहीं राशि में जगह ही ना मिले, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूसरी चीज इजी से इलेक्ट्रॉन आपका T2 लेवल पर भी नहीं आएगा, मींस एमिशन स्पेक्ट्रा भी आपका मिलने वाला नहीं होगा। तो ना तो एब्जॉर्प्शन मिल रहा है और ना तो एमिशन मिल रहा है। इस केस में किसी प्रकार का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका पूरा कलरलेस। तो कलरलेस कौन कौन हुआ? B0, इसके पास है ही नहीं। या तो जो पूरा भरा है, या तो जो पूरा भरा है, मतलब या तो जिसके पास कुछ भी ना हो, सबसे गरीब, या तो सबसे धनी। सबसे धनी मींस D10। ये लोग क्या होते हैं? कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं और इनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं? कलरलेस। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो इतना पैटर्न के क्वेश्चन को चेंज कर देता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो इस तरह से नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछेगा जैसे CrO2 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7। तीन तरह से होते हैं, या तो DD ट्रांजिशन से कलर का फॉर्मेशन होता है, या तो FF ट्रांजिशन हो, या तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब जैसे देखो यहाँ पे MnO4, ये क्वेश्चन बार-बार आपसे पूछा जा रहा है। MnO4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MnO4 यही क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा सा हट के हो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न से हट के हो, वही क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछा जाता है। अब भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना हो जाएगा? Mn प्लस 4 × -2, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1। तो Mn हो जाएगा यहाँ पे आपका +7। और मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 मैग्नीज मींस 3d5 3d5 इंपॉर्टेंट। और 3d5 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का है और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर करिए। 7 इलेक्ट्रॉन जब बाहर करते हैं तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 0। जब D में इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। जब DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? कलरलेस होगा या कलरफुल? कलरलेस। क्या हुआ? लेकिन इसमें कलर आता, लेकिन इसमें क्या होता? कलर का फॉर्मेशन होता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार-बार पूछे जाते हैं। MnO4 एंड Cr2O7 के -2 चार्ज। ये दो क्वेश्चन बार-बार पूछते हैं। इसमें तो D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर भी कलर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? फिर भी कलर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? देखिए, कलर का फॉर्मेशन होने का कारण इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, या तो डोनेटेड बाय इलेक्ट्रॉन हो लिगेंड्स, या तो कोई चार्ज लेकर के चल रहा हो। अगर चार्ज भी डोनेट कर दे तब भी तो ट्रांजिशन हो रहा है। चार्ज ना नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर दे वो भी तो इलेक्ट्रॉन है। या तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करे या तो चार्ज डोनेट करे। तो जब चार्ज डोनेट करता है तो इसको कहते हैं CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उस केस में ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। कहाँ डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीज के दिया करता है और बढ़िया पिंक कलर का आपका फॉर्मेशन हो जाता है और गुलाबी कलर का आपका नेगेटिव आपका डीप पर्पल कलर K2Cr2O7 मींस Cr+6 Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 मींस 3d0। तो उस केस में भी ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर किया जाता है क्रोमियम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में और डीप पर्पल कलर का आपका फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोनों केस में ये जो दो एक्सेप्शनल एग्जांपल हैं
MnO4 नेगेटिव है, Cr2 माइनस 2। ये बार-बार आपके पेपर पूछे, सिलेबस में आपके दो ही कंटेंट में है, सिलेबस में दो ही कंटेंट में है, तो क्वेश्चन यही से पूछेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, चार्ज वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले कॉम्प्लेक्स पूछे जा रहे हैं या न्यूट्रल वाले पूछे जा रहे हैं। अगर न्यूट्रल वाले पूछे जा रहे हैं तो डिग्री ट्रांजिशन की गुंजाइश है या नहीं है। अगर है तो कलरफुल होगा, नहीं है तो कलरलेस होगा। कलरलेस को कभी कभी व्हाइट ट्रांजिशन पूछते हैं, व्हाइट मतलब जिसमें कोई कलर हो उसको व्हाइट कर देते हैं। तो व्हाइट ट्रांजिशन पूछे तो आपको कलरलेस ही मान के चलना है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन में आज हम लोगों ने आपका हेडर स्प्लिटिंग के पैटर्न के बारे में देखा, इनकी एनर्जी गैप के बारे में देखा, पहले सेंटर और इजी और इंटरव्यू को डिफाइन किया, और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कलर का फॉर्मेशन, कलरलेस, व्हाइट कलर, कलरफुल कैसे कैसे होते हैं, ये चीज़ों को सीखा। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग इन TdP एंड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।